नमस्कार, आप सभी का दिशा मित्र एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरसी गुप्ता केस और ईपीएफओ ने जो सर्कुलर इशू किया है वो दोनों एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो ईपीएफओ ने सर्कुलर इशू किया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कि कैसे आप हायर पेंशन का लाभ ले सकते हैं, मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज की जो वीडियो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ईपीएफओ का जो सर्कुलर है या नहीं है उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि जो ईपीएफओ ने सर्कुलर इशू किया है क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो एम्प्लॉय को हायर पेंशन पाने के लिए जो जजमेंट सुनाया था, जो पॉइंट बताई थी, क्या वही पॉइंट सब ईपीएफओ के सर्कुलर में कवर है। क्या ईपीएफओ ने अपनी जो सर्कुलर उसी के अकॉर्डिंग जो है इशू किया है। क्या जो ईपीएफओ ने सर्कुलर इशू किया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है उस सभी उसी के अकॉर्डिंग उनकी पॉइंट वैलिड है या नहीं है। तो आज जो ईपीएफओ ने सर्कुलर इशू किया है और जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, दोनों का एक साथ विश्लेषण करेंगे ताकि हमें पता लग सके कि जो ईपीएफओ ने सर्कुलर इशू किया है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसी के अनुरूप है कि नहीं है। अगर उसके अनुरूप नहीं है तो काफ़ी सारे लोग जो है इस बेनिफिट से वंचित हो जाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसके अकॉर्डिंग ईपीएफओ का जो सर्कुलर है या नहीं है और आप भी इसके लाभ के पात्र हैं या नहीं, आपको लाभ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में फैसले में ये कहा था कि करंट एम्प्लॉय जो लोग 1 सितंबर 2014 को एक्टिव मेंबर थे, यानी आप उस दिन 1 सितंबर 2014 को एक्टिव मेंबर थे, तो आप भी इस स्कीम के लिए योग्य हैं, आपको भी इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी पॉइंट में हायर पेंशन पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था कि वो लोग एलिजिबल हैं जो 1 सितंबर 2014 के पहले वो मेंबर थे, यानी एग्जिस्ट कर रहे थे। यानी 1 सितंबर 2014 के पहले आप मेंबर थे, पहले से ज्वाइन आप कर चुके थे और आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो आप भी जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, इस बेनिफिट के लिए आप योग्य हैं, आपको ये बेनिफिट मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट था। और ये दोनों पॉइंट जो मैंने बताया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, अगर ये आप पूरा करते हैं तो भले ही आप जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन अपने एम्प्लॉयर कंपनी के साथ आप ईपीएफओ को सबमिट नहीं किए हैं तो भी आप जो है एलिजिबल हैं। इसके लिए जो है ना कोर्ट ने टाइम दिया था कि अगले 31 मार्च 2023 तक, यानी 4 महीने में अगले आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है आप अपने कंपनी के साथ ईपीएफओ को सबमिट करके इसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले अगर वो ईपीएफ के मेंबर थे और वो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन कंपनी के साथ ईपीएफओ को सबमिट पहले ही से ही कर दिए हैं तो उनको सबमिट करने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, वो पहले ही से हकदार हैं और उनको लाभ मिलेगी। ऐसा इसलिए कोर्ट ने कहा कि जब सरकार ने 2014 में 6500 से बढ़ा करके 15,000 ईपीएफ के लिए वेजेस सीलिंग कर दी थी, उस अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को जो ये पता नहीं था कि हम क्या करें, उनको ये भी पता नहीं था कि उनको ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना है या नहीं करना है। और उसके लिए ईपीएफओ ने एक डेडलाइन यानी एक टाइम 4 महीना का दे दिया था, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि उन्हें ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करके वो एक्चुअल सैलरी पे ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं और हायर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग जो है उस समय ज्वाइंट डिक्लेरेशन जो है फाइल नहीं किए थे, ईपीएफओ में सबमिट नहीं किए थे और इस जो है हायर पेंशन स्कीम से वंचित हो गए थे। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि वो अभी भी उनको जो है समय दिया जा रहा है। अगर उनको जानकारी नहीं थी तो अब भी जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अपने एम्प्लॉयर के साथ सबमिट करके इस स्कीम का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो 1 सितंबर 2014 को एक्टिव मेंबर थे या पहले से वो अगर काम कर रहे हैं यानी पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों ही स्थिति में आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन अभी भी जो है सबमिट करके आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। कोर्ट ने सभी लोगों को इसलिए एक और मौका दिया, रिलीफ दिया कि फिर से वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो था बहुत ही कम टाइम था और जब टाइम बीत गया तो जो है ईपीएफओ ने उसके बाद ज्वाइंट डिक्लेरेशन कुछ लोग दे रहे थे वो लेने से भी मना कर दिया, रिजेक्ट कर दे रहा था कि 4 महीने का जो टाइम पीरियड कट ऑफ डेट दिया गया था वो खत्म हो गया है, हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन अब नहीं लेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो बहुत सारे लोग जो जिनको जानकारी भी थी वो लोग भी जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट नहीं कर पाए क्योंकि ईपीएफओ ने उस समय भी रिजेक्ट कर दिया। और बहुत ही 90% लोग तो जानते ही नहीं थे कि उनको ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करना है अगर एक्चुअल सैलरी पर अगर वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और हायर पेंशन पाना चाहते हैं। तो ये जानकारी के अभाव में कुछ लोग
तो किया ही नहीं, और कुछ लोग जब किए तो उनका एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि कट ऑफ डेट जो है खत्म हो चुका था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके थे, यानी पहले मेंबर थे और 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके थे, अगर आप भी रिटायर हो चुके हैं 1 सितंबर 2014 के पहले, अगर आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो आपको जो है पेंशन बढ़ करके नहीं मिलेगी और आप इस स्कीम के लाभ नहीं ले सकते हैं, ये जजमेंट का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए कोर्ट ने कहा क्योंकि जो अमेंडमेंट बिल और जो इस रूल को चेंज किया गया वो 1 सितंबर 2014 के बाद चेंज कर दिया गया। अगर आपने पहले रिटायर कर लिया है, रिटायरमेंट ले लिया और पेंशन पा रहे हैं, तो इसका मतलब था कि आप उस समय जो है इच्छुक नहीं थे हायर पेंशन पाने के लिए और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करने के लिए, तो आपको यह लाभ नहीं मिलेगा। अब चलिए, हमने एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लिया कि उन्होंने क्या कहा था हायर पेंशन पाने के लिए। अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि EPFO ने जो सर्कुलर इशू किया है, क्या यह सर्कुलर गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार है या नहीं है। तो इन्होंने जो सर्कुलर इशू किया है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, अभी भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं जिन लोगों को डाउट है। तो EPFO ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर आप हायर पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको 3 पॉइंट को मीट करना पड़ेगा। पहला, अगर आप 1 सितंबर 2014 से पहले यानी 6500 रुपया उस समय वेजेस सीलिंग थी, अगर आप इसे ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन किए हैं तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको ये मीट करना है कि 1 सितंबर 2014 के पहले आप PF के मेंबर थे, और जैसे मैंने बता दिया कि 6500 ज़्यादा पर अगर आप सैलरी पे कंट्रीब्यूशन आप PF में किए हैं तो आप अगर उस समय ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म EPFO में जमा किए हैं और आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है EPFO द्वारा, तो आप स्कीम का लाभ अभी ले सकते हैं। यानी EPFO ने बिल्कुल 3 पॉइंट में क्लियर कर दिया कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले मेंबर थे और 6500 से ज़्यादा पे अगर आपने PF में कंट्रीब्यूशन किया है, अगर आप उस समय ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके अगर आप सबमिट करने गए थे EPFO में, अगर EPFO ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, अगर वो प्रूफ आपके पास है कि EPFO ने आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म उस समय रिजेक्ट कर दिया था, आप सबमिट करने गए थे, यानी आप कट अपडेट के बाद गए थे, जो टाइम दिया गया था 4 महीना, अगर आप उसके बाद गए होंगे तो स्वाभाविक तौर पे जो है EPFO आपका जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया होगा। अगर वो प्रूफ की कॉपी, अगर प्रूफ अभी भी आपके पास है तो यह दिखा करके आप इस हायर पेंशन का लाभ ले सकते हैं। EPFO ने भी अपने सर्कुलर में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके थे और वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन अगर सबमिट नहीं किए हैं तो उनको हायर पेंशन नहीं मिलेगा, उनको पेंशन बढ़ करके नहीं मिलेगा। यह क्लियर स्पष्ट रूप से ये EPFO ने अपना सर्कुलर में लिख दिया है। लेकिन EPFO ने एक चीज़ जरूर क्लियर कर दिया है कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके थे, अगर उन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म अगर EPFO को सबमिट कर दिया है, ध्यान देने वाली बात है, अगर आप 1 सितंबर 2014 के पहले रिटायर हो चुके हैं और आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट किया है और साथ ही अगर आपने 6500 से ज़्यादा सैलरी पे, एक्चुअल सैलरी पे PF का कंट्रीब्यूशन किया है, तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं, यानी आप योग्य हैं, आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा। तो आपने समझ लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या लिखा है और EPFO ने अपने सर्कुलर में क्या लिखा है, दोनों एक जैसा है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे एक मिसमैच है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि EPFO ने यहाँ पे 2 चीज़ क्लियर नहीं किया है। एक तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि वो लोग जो 1 सितंबर 2014 के एक्टिव मेंबर थे, वो लोग भी जो है इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट करके, क्योंकि उस समय उनको पता नहीं थी, तो वो फिर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ EPFO ने नहीं क्लियर किया है कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के पहले EPFO का मेंबर थे और वो कंट्रीब्यूशन लगातार जमा किए हैं, लेकिन अब वो जो है रिटायर कर चुके हैं 2014 के बाद, अभी फिलहाल वो रिटायर कर चुके हैं, तो क्या इस स्कीम का लाभ वो ले सकते हैं कि नहीं, क्या वो फिर से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी वो फिलहाल रिटायर किए हैं। तो EPFO ने ये 2 पॉइंट क्लियर नहीं किए कि जो लोग 1 सितंबर 2014 के एक्टिव मेंबर थे वो जो है अभी से जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके जो है इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, यानी अब कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, जो 1 सितंबर 2014 के पहले मेंबर तो थे लेकिन अब वो रिटायर कर चुके हैं, तो वो अब से जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके जो है इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं। ये दोनों ही जो है पॉइंट अभी अनक्लियर्ड है। EPFO जरूर इस पर कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा और बताएगा कि इन लोगों को क्या करना है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने फैसले में ये दोनों जो है पॉइंट कवर कर दिया है कि ये लोग भी इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं अगर उस समय 1 सितंबर 2014 के दिन अगर वो एक्टिव मेंबर थे तो चलिए आशा करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा था और EPFO ने जो अपने सर्कुलर में
लिखा है वो दोनों का एनालिसिस करके मैंने आपको बताया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको इस स्कीम का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अब आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप अपनी सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।